Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in thermodynamics for BSc Part 1 Physics Honours, Physics General and Physics Subsidiary courses for all universities, which is Carnot's theorem in लेक्चर 7। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या यूँ कहें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्नोट थ्योरम, जिसे बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स सब्सिडियरी तथा बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स जनरल कोर्सेस के फिजिक्स पेपर्स में प्रायः पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूव कार्नोट थ्योरम। So Carnot theorem is a very important topic for BSc Part 1 Physics Honours, Subsidiary and General examinations papers. Carnot was a French engineer. He gave a famous theorem which is called कार्नोट थ्योरम। कार्नोट फ्रांस के इंजीनियर थे जिन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरम को दिया जिसे कार्नोट थ्योरम कहा जाता है। हीट इंजन्स की इफिशिएंसी उनके वर्किंग सब्सटेंस में भी गैस, तो हीट इंजन्स की इफ़िशियंसी उनके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। हीट इंजन्स की इफ़िशियंसी, किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी और हीट इंजन की इफ़िशियंसीज वह डिपेंड करता है दो टेम्परेचर लिमिट्स T1K and T2K, temperature of the source and temperature of the sink. T1K is the temperature of the source, T2K is the temperature of the sink. सिंक क्या है? कोल्डर बॉडी है, जबकि हीट सोर्स जो होता है वो हायर टेम्परेचर पर होता है। हीट सोर्स से हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और उस हीट के द्वारा, मतलब उस जो हीट वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है हीट सोर्स से एट ए हायर टेम्परेचर T1K, तो उस हीट के द्वारा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है उसको हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट कर देता है, सप्लाई कर देता है सिंक में, कोल्डर बॉडी एट T2 केल्विन टेम्परेचर। तो किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी उसके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब हीट इंजन्स की इफ़िशियंसी वर्किंग सब्सटेंस पर, उनके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इफ़िशियंसी, हीट इंजन की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर लिमिट्स पर, जिसके बीच में वह वर्किंग सब्सटेंस, मतलब हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस गैस वर्क करता है। तो द इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन does not depend on the nature of the working substance, इसे नोट किया जा सकता है। It only depends on the temperature limits, that is T1K and T2K. T1K is the temperature of the source, T2K is the temperature of the sink. So the efficiency of a reversible heat engine depends on the temperature limits between which the engine works. Carnot theorem consists of two parts, which is stated as follows.
कार्नोट थ्योरम के दो पार्ट होते हैं। कार्नोट थ्योरम के दो पार्ट हैं, जिसे नीचे के ढंग से स्टेट किया जा सकता है। मतलब कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज राइट डाउन ऑल द, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्नोट थ्योरम। फर्स्ट पार्ट इज ऑल द रिवर्सिबल इंजन्स, all the reversible heat engines working between the same temperature limits have the same efficiency. This is the first part of the Carnot theorem. I am repeating again, you can write down. All the reversible heat engines working between the same temperature limits have the same efficiency. मतलब सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स जो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क करते हैं, सपोज किया जाए T1 और T2, T1 के एंड T2 के टेम्परेचर लिमिट है। T1 के सोर्स का टेम्परेचर है विच इज एट ए हायर टेम्परेचर, वाइल T2 के इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T2 केल्विन सिंक का टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का, कोल्डर बॉडी का, ठंडी वस्तु का टेम्परेचर है। तो द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स T1 के एंड T2 के हैव द सेम इफिशियंसी, उनकी इफिशियंसी समान होगी, इक्वल होगी। कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन हो, लेकिन अगर वे सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहे हों तो उनकी इफिशियंसी भी, उनकी दक्षता भी समान होगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्नोट थ्योरम, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कार्नोट थ्योरम। दिस इज द first part of the statement of Carnot theorem. Now second part of the Carnot theorem is no heat engine, write down, no heat engine can be more efficient than a Carnot's heat engine working between the same two temperatures. कोई भी हीट इंजन कार्नोट्स हीट इंजन से, कार्नोट का हीट इंजन से ज़्यादा इफिशियंट नहीं हो सकता है, जो कि उन्हीं दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में T1 के एंड T2 के टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहा हो। मतलब कोई भी हीट इंजन कार्नोट्स रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी वाला नहीं हो सकता है, अगर वह हीट इंजन भी, वे सभी हीट इंजन भी उन्हीं टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में T1 के एंड T2 के बीच वर्क कर रहे हों। तो दिस इज द second part of Carnot's theorem, which is very clear. Now we have to prove this famous Carnot's theorem. Now proof of Carnot's theorem. Suppose A and B are two reversible heat engines coupled to each other, that is connected to each other. Two reversible heat engines, let A and B are coupled to each other, and both reversible heat engines works between temperature limits T1K and T2K. T1K is the temperature of the source, while T2K is the temperature of the sink. Sink is the colder body. सिंक ठंडी वस्तु है जिसका टेम्परेचर T2K है, सोर्स हीट सोर्स एट ए हायर टेम्परेचर T1K पर सोर्स का टेम्परेचर, और इन दोनों टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स A एंड B वर्क करते हैं। Let us suppose that heat engine A is more efficient than engine B. यह सपोज किया जाता है कि हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन A की इफिशियंसी दूसरे हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन B से अधिक है। दैट इज हीट इंजन A is more efficient than that of B. Also suppose
reversible engine A behaves as a heat engine while B behaves or works as a refrigerator. That is, engine A works as a heat engine while engine B behaves as a refrigerator. यह भी सपोज किया जाता है कि इंजन ए, रिवर्सिबल इंजन ए हीट इंजन जैसा वर्क करता है, जबकि सेकेंड रिवर्सिबल इंजन बी रेफ्रिजरेटर जैसा वर्क करता है. तो फॉर द केस ऑफ हीट इंजन ए, दैट इज रिवर्सिबल इंजन ए, Q1 is the amount of heat taken from the heat source at temperature T1 K. There is work done by the working substance of engine A, which is supplied to engine B, while amount of heat Q2 is rejected to the sink. हीट इंजन ए Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, लेता है, और इंजन ए द्वारा, मतलब ए के वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा वर्क डन किया जाता है, जो कि दूसरे इंजन बी को वर्क सप्लाई किया जाता है दूसरे इंजन बी को, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इंजन ए रिजेक्ट करता है, देता है किसे, सिंक को, कोल्डर बॉडी को, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 के. तो वर्क डन इन केस ऑफ, दैट इज वर्क डन बाय हीट इंजन ए इज हाउ मच, Q1 minus Q2. सो फॉर द हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन A, work done by the system is Q1 minus Q2. That is amount of heat taken from the source minus amount of heat supplied to the sink. दोनों का difference of both, that is amount of heat Q1 taken from the source by heat engine A and Q2 is the amount of heat given to the sink. दोनों का difference हो गया work done by the working substance or work done by the heat engine A. W is equal to Q1 minus Q2. So efficiency of heat engine, the efficiency of heat engine A कितना हो जाएगा? The efficiency of A, that is heat engine A is eta is equal to eta A. Symbol of efficiency is eta, suffix में A दे दिया गया. Work done W upon amount of heat taken by the engine A from the source, that is Q1, W upon Q1. W is Q1 minus Q2. Work done is equal to Q1. And this is equation number. Suppose W work done for the heat engine, work done by the working substance, work done by the engine A is W is equal to Q1 minus Q2. This is equation number 1. And efficiency of heat engine A is eta A is equal to W upon Q1, that is Q1 minus Q2 upon Q1. This is equation number 2. Now for the reversible engine B, we have supposed that the reversible heat engine B works as a refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर का वर्क हीट इंजन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है. रेफ्रिजरेटर क्या होता है, क्या करता है, सिंक से, मतलब कोल्डर बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर Q2 डैश अमाउंट ऑफ हीट इंजन, दैट इज सेकेंड हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन, जो कि रेफ्रिजरेटर जैसा वर्क कर रहा है, तो उसका वर्किंग सब्सटेंस Q2 डैश अमाउंट ऑफ हीट सिंक से T2 के टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेगा, और देयर इज वर्क डन on the working substance of the refrigerator B,
जो कि हीट इंजन ए से सप्लाई होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड Q1 डैश दैट इज टोटल, दैट इज Q2 डैश प्लस W, टोटल कितना हो गया? Q2 डैश इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर बी। रेफ्रिजरेटर बी के वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा Q2 डैश हीट सिंक से एब्जॉर्ब किया जाएगा और W बी के वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क डन होगा। तो टोटल कितना हो गया? Q2 डैश प्लस W, और ये क्या हो गया? इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट Q1 डैश इज सप्लाई टू द सोर्स at temperature T1 K. So work done in this case, that is work done on the working substance for engine, that is for second heat engine, reversible heat engine or refrigerator B is work done W is equal to Q1 dash minus Q2 dash. So for heat engine B work done क्या हो गया? Work done performed in this case मैंने for engine B is work done performed for the reversible heat engine B or the refrigerator B, work done performed for B is W equals to Q1 dash minus Q2 dash. This is equation number 3. Therefore, efficiency of engine B is the efficiency of engine B is eta B equals to work done W upon heat, amount of heat supplied to the source at temperature T1 K, which is Q1 dash. It is Q1 dash. This is equation number 4. Thus work done performed in both cases, that is W is equal to Q1 minus Q2 for both engines, and W is equal to Q1 dash minus Q2 dash is the same. But we have supposed that engine A is more efficient than engine B. So it is only possible when engine A is more efficient than B, it is only possible that the denominator of, that is amount of heat Q1 taken from the source, denominator of equation 2, that is efficiency of the heat engine, must be smaller than the denominator of equation number 4, that is efficiency of the reversible heat engine, which works as a refrigerator B, that is Q1 dash must be greater than Q1, and in that case efficiency of engine A will be greater than that of B. So we have हमने सपोज किया था शुरू में ही कि इंजन ए, रिवर्सिबल हीट इंजन ए इंजन बी से ज़्यादा इफिशियंट है। हालांकि कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट के अनुसार बोथ इंजन माने ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट हैविंग द सेम इफिशिएंसी, लेकिन उसका रिवर्स हमने सपोज किया और अब इस रिजल्ट पर हम लोग पहुंचेंगे कि इंजन ए इंजन बी से इफिशिएंट नहीं हो सकता। लेकिन शुरू में हमने कार्नोट थ्योरम के अगेंस्ट, कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने सपोज किया था और इस रिजल्ट पर हम लोग पहुंचेंगे कि बोथ इंजन्स मतलब ए एंड बी की इफिशियंसी सेम होगी, दैट इज ईटा ए इज इक्वल टू ईटा बी, ईटा ए कैन नॉट बी ग्रेटर दैन ईटा बी। सो नाउ we have already supposed that eta A is greater than eta B, that is engine A is more efficient than that of B,
and it is only possible, it is possible only when, कब होगा, जब इफिशियंसी ईटा, मतलब इफिशियंसी का जो टर्म है एक्सप्रेशन इंजन ए के लिए, तो उसका डिनोमिनेटर Q1 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तब ईटा ए ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर कम होगा तो न्यूमरेटर ईटा ए ज़्यादा होगा, इफिशियंट होगा उसका वैल्यू। तो अब इक्वेशन 4 के डिनोमिनेटर का में क्या है, Q1 डैश है, तो Q1 डैश का वैल्यू निश्चित रूप से Q1 से ज़्यादा होगा, तभी ईटा ए मतलब इंजन ए इंजन बी से ज़्यादा इफिशियंट होगा। तो व्हेन इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी, वी हैव initially we have already supposed it. It is only possible then when Q1 dash is greater than Q1 dash is greater than Q1. But work done performed for both engine in both cases, that is for both engines A and B is same, that is W is equal to, that is Q1 minus Q2 is equal to W, and it is also same for, it will also equal same for engine B, that is Q1 dash minus Q2 dash. Since Q1 dash is greater than Q1, therefore Q2 dash will also be greater than Q2. Therefore Q2 dash will, therefore Q2 dash will also greater than Q2. Now suppose both coupled engines, heat engines A and B work as a system, work as a unit, then Q2 dash minus Q2 will be the amount of heat taken from B, that is the second reversible heat engine B, which works as a refrigerator. The amount of heat Q2 dash minus Q2 will be taken by the reversible heat engine B at temperature T2K, which is a temperature of the sink, and amount of heat Q1 dash minus Q2, Q1 dash minus Q1 will be supplied to the heat source at higher temperature. And it will be so happen when A and B both work as a system, because both engines A and B, both reversible heat engines A and B are coupled. So when in case both engines A and B work as a system, दोनों एक सिस्टम के रूप में अगर वर्क करता है, बिकॉज बोथ आर कपल्ड, देन Q2 dash minus Q2 amount of heat, then amount of heat Q2 dash minus Q2 at temperature T2K of the sink, at temperature T2K, which is temperature of the sink, is taken by engine B, and amount of heat Q1 dash minus Q1 will be supplied to the heat source at higher temperature T1K, at temperature T1K, that is
flow of heat, that is heat flow in this case will be from lower temperature, that is from sink, lower temperature T2K towards the source at higher temperature. Because both Q2 dash minus Q2 and Q1 dash minus Q1 are positive quantity. Because we have Q2 dash is greater than Q2 and Q1 dash is greater than Q1. And this is against the Clausius statement of second law of thermodynamics. That is, it is impossible to make flow of heat from a colder body to a hotter body without any external aid. In this case also there is no work done on the system. In this case, external work has not done in the system. In this case, external work has not been done on the system. In this case, जब A and B दोनों कपुल्ड हैं, एक सिस्टम के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क हैज नॉट बीन डन ऑन द सिस्टम. In this case, when both engines, reversible engines A and B, work as a system on the system in this case. But this is not possible according to the Clausius statement of second law of thermodynamics. So this is against the second law of thermodynamics. अब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो विदाउट एक्सटर्नल एड, विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन पॉसिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो this is against the second law of thermodynamics, Clausius statement. This is against the second law of thermodynamics. So our supposition that eta A is greater than eta B cannot be possible. That is, efficiency of heat engine, reversible heat engine A cannot be greater than eta B. तो possible क्या होगा? Eta A must be equal to eta B. That is, efficiency of heat engine, reversible heat engine A must be equal to the efficiency of the reversible heat engine B. That is, the possibility क्या होगी? तो eta A cannot be greater than eta B. Therefore, eta A must be equal to eta B. मतलब दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन्स जिसे हम लोगों ने सपोज किया उनकी इफिशियंसी समान होगी. eta A इजकल टू eta B. eta A इजकल टू eta B. And this proves first part of the statement of Carnot's theorem. That is, the efficiency of all reversible heat engines will be same, working between same temperature limits T1 and T2K. तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट कार्नोस थ्योरम के स्टेटमेंट का हम लोगों ने उसे प्रूव कर लिया. दिस इज प्रूव्ड. eta A इज इक्वल टू eta B, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन A विल इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन B. नाउ टू प्रूव द सेकेंड पार्ट ऑफ कार्नोस थ्योरम, दैट इज नो रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट working between the same temperature limits. Must be no reversible heat engine working between the same temperature limit will be more efficient than a Carnot
heat engine. So in case of a Carnot heat engine, write down, in the case of a Carnot's heat engine, heat losses due to irreversible processes like conduction, that is transmission of heat, conduction, convection and radiation are neglected, because Carnot's heat engine is an ideal heat engine. The efficiency of a Carnot heat engine is 1, that is 100%. Carnot heat engine की efficiency 100% होती है, 1 होती है, 100 that is 100% होती है. तो Carnot heat engine में heat loss due to conduction, radiation, convection, इन सभी को इग्नोर किया जाता है. तो Carnot heat engine की efficiency सबसे ज़्यादा होगी, जबकि किसी भी प्रैक्टिकल रिवर्सिबल हीट इंजन में heat losses due to irreversible processes like conduction, convection, radiation, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. Therefore, the efficiency of a practical reversible heat engine is smaller than that of a Carnot's heat engine. And this proves the second part of Carnot's theorem, that is, no reversible heat engine, that is a practical reversible heat engine, can be more efficient than a Carnot's heat engine, working between the same temperature limits, and the efficiency of a reversible heat engine is independent of the working substance, जैसा कि मैंने शुरू में भी इसके बारे में बताया था. Therefore, efficiency of Carnot's heat engine is the efficiency of Carnot's heat engine is largest, that is 100%. And this proves the second part of Carnot's theorem, that is, the Carnot's heat engine इज मोस्ट इफिशियंट, सबसे अधिक इफिशियंसी होगी. किसी प्रैक्टिकल रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी उतनी नहीं होगी. मोस्ट इफिशियंट, दैट इज इफिशियंसी इज 100%, 1, दैट इज ईटा इफिशियंसी इज 1 मीन्स 100%. अब इस प्रूफ के साथ यह वीडियो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन थर्मोडायनामिक्स, जिसे बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडियरी तथा फिजिक्स जनरल के एग्जामिनेशन पेपर्स में यूजुअली पूछा जाता है, प्रायः पूछा जाता है. तो यह वीडियो अब समाप्त होता है. दिस वीडियो इज related to Carnot theorem is concluded now. We will meet very soon with the next video in thermodynamics. Thank you very much.